हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान की बात पर। तो चलिए, ज्ञान की बात आपके लिए लेकर आया है केमिस्ट्री का वन शॉट रिवीजन, जो आपके लिए आपका बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख रहे होइएगा, हम लोग ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव वन शॉट रिवीजन केमिस्ट्री का करने वाले हैं। तो सभी बच्चे जुड़ जाएं, और जो बच्चा अभी तक नहीं जुड़ पाया है उनके पास लिंक को शेयर करें तथा खुद भी सब्सक्राइब करें, ताकि अगला नोटिफिकेशन जब भी वीडियो जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए, जो पहला ही क्वेश्चन है अपने सेशन का वो है संतुलित तथा असंतुलित रासायनिक समीकरण में क्या अंतर है। तो बच्चों, ये जो आपका क्वेश्चन देख रहे होइएगा, संतुलित तथा असंतुलित रासायनिक समीकरण में अंतर लिखें। तो संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण में क्या अंतर है, ये बोर्ड में बहुतों बार पूछा जाता है। तो देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर लिखेंगे वैसा समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है, ठीक है, उसे संतुलित कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये लेंगे H2 + Cl2 2HCl, ठीक है। अब देखिए, असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो जिसमें लिखेंगे फिर उसी तरह से वैसा समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, उसे हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसे हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो H2 + O2 H2O बनाता है। तो इधर देखिए H2 दो गो है, इधर H2 दो गो है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन दो गो है और यहाँ ऑक्सीजन एक गो है। इसीलिए ये असंतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण हो जाएगा। इस प्रकार से अपना पहला क्वेश्चन फाइनल हो गया। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, जो अति महत्वपूर्ण होने वाला है आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो आपका है, संयोजन या फिर संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तथा नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो C कार्बन + ऑक्सीजन O2 ये मिलकर क्या बना रहा है, CO2। यानी जब दो या दो से अधिक मिल के कोई नया बनाए चीज़ तो उसी को हम लोग संयोजन या संश्लेषण कहते हैं। और ये दोनों का गुण, मतलब जो मिल के बनाए उसका गुण जो बन रहा है उसके गुण से बिल्कुल अलग होता है। समझ में आया क्या कह रहे हैं। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्वों के मिलकर बनने के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है, जो चीज़ बनता है, उसी को हम लोग संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। ये C + O2 CO2 जो दिखाई दे रहा है, ये संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। उसी तरह से तीसरा क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए, उदासीनीकरण वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ मिलकर लवण तथा जल बनाता है, उसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, है ना सर। यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है जी, तो जिसमें अम्ल और भस्म मिलकर लवण और जल बनाए, उसी को तो हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कितना आसान है, सरल है। जैसे अगर हम बात करें, ये HCl ये अम्ल NaOH यानी भस्म से मिलकर लवण तथा जल NaCl सोडियम क्लोराइड और जल बनाता है, इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी कि ये उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए, वैसे छात्र जो इस क्वेश्चन को पहले से ही जान रहे हैं वो 1.25 या 1.5 में करके तेज़ी से रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। एक बार एग्ज़ाम में जाने से पहले इस सेशन को ज़रूर से ज़रूर देख कर जाएँ। यकीन मानिए आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलने वाली है।
तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। जो आपका अगला क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर ये रहा। बासी भोजन से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन क्या है जी? बासी भोजन से आप क्या समझते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, जो बासी भोजन है, जब हम भोजन को खुली वायु में लंबे समय तक छोड़ देते हैं। क्या दोस्त? जब भोजन को खुली वायु में लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है तो उसमें दुर्गंध आने लगती है ना? और इसे ही क्या कहते हैं? बासी भोजन कहते हैं। और बासी भोजन का स्वाद जो होता है या गंध उसमें आने लगता है और स्वाद कैसा हो जाता है? अप्रिय हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? देखिए, ये जो क्वेश्चन था यहाँ तक उसका उत्तर हो गया। ठीक है, लेकिन उससे आगे फिर कहीं ये क्वेश्चन पूछ दे, वो पूछा हुआ है, लेकिन कहीं अब ये क्वेश्चन पूछ दे कि दूषित या अप्रिय होने से भोजन को हम कैसे बचा सकते हैं, है ना? तो याद रखिएगा, दूषित या अप्रिय होने से भोजन को निम्नलिखित कारणों द्वारा बचाया जा सकता है। और कौन कौन है? पहला उपाय, सिट्रिक अम्ल या लेसिथीन, जिसे क्या कहते हैं? एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। मिला देने से भोजन का ऑक्सीकरण रुक जाता है। इस प्रकार से भी हम भोजन को दूषित होने से या फिर अप्रिय होने से बचा सकते हैं। कौन सा उपाय हो गया? एंटीऑक्सीडेंट मिलाने से। कौन सी? पहला ऑप्शन हो जाएगा एंटीऑक्सीडेंट। पहला उपाय एंटीऑक्सीडेंट मिलाने से। दूसरा उपाय क्या है? रेफ्रिजरेटर में रख के भी हम बचा सकते हैं। और तीसरा उपाय है भोजन को वायुरुद्ध बर्तनों में रखकर भी बचाया जा सकता है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा यहाँ तक। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अपने टारगेट की ओर, अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे, एक कदम ही सही, पर डे बढ़ते रहना है। न थकना है न रुकना है। पर डे एक कदम ही सही अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। तो चलिए अपने लक्ष्य का अगला पड़ाव जो है क्वेश्चन का, दहन के लिए आवश्यक शर्त क्या है? क्या दोस्त? दहन के लिए आवश्यक शर्त क्या है? ठीक है, तो याद रखिएगा, दहन के लिए आवश्यक शर्त ये 3 है। और ये 3 कौन कौन है? पहला है दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। ठीक है, यानी कि दहन के लिए पहला ही आवश्यक कंडीशन है कि दहनशील पदार्थ होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी? दहनशील पदार्थ होना चाहिए। दूसरा उपाय है कि दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए। दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए। और तीसरा चीज़, ज्वलन ताप की प्राप्ति। क्या दोस्त? ज्वलन ताप की प्राप्ति होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका दहन के आवश्यक 3 शर्त। उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक समझे होइएगा। एक पॉइंट को ध्यान से समझते जाना है। ठीक ना? एकदम यहीं से क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा, बस यहीं से क्वेश्चन आएगा। एक बार इसको रिवीजन कीजिए, पढ़िए, अपने पूरे केमिस्ट्री को अपने दिमाग में फिट करके रखिए कि कैसे कैसे हम पढ़े थे पीछे, अपने जहाँ भी आप पढ़े थे वहाँ कैसे पढ़े थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पूछेगा एलपीजी का फुल फॉर्म। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है दोस्त? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। ठीक है, इसका मुख्य अवयव क्या होता है? ब्यूटेन। ध्यान दीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में सैकड़ों बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एलपीजी का जो मुख्य अवयव है वो क्या है? तो वो ब्यूटेन है। ठीक है, ये फिर क्वेश्चन पूछता है कि उसके रिसाव को पता लगाने के लिए किस चीज़ को मिलाया जाता है? तो याद रखिएगा, एथिल मरकैप्टन को मिलाया जाता है। किसको मिलाया जाता है दोस्त? एथिल मरकैप्टन। किसको बच्चों? एथिल मरकैप्टन। एथिल मरकैप्टन, इसका फार्मूला क्या है सर? C2H5SH। C2H5SH, एथिल मरकैप्टन। बिल्कुल समझ में आया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो फिर देर किस बात की, है ना? देखिए, जो अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, अम्ल और भस्म में सर अंतर बताइए क्या है ना? आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि अम्ल और भस्म में अंतर को लिखें। तो लिखेंगे अम्ल और भस्म में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ अम्ल लिखेंगे और दूसरी तरफ भस्म लिखेंगे। क्या है पहला अंतर? तो सर बताएंगे कि स्वाद में खट्टा होता है अम्ल होता है, जो स्वाद में कड़वा होता है उसको हम भस्म कहेंगे। ठीक है, पहला अंतर। दूसरा ये है कि धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है और अम्ल से अभिक्रिया करके भस्म लवण बनाता है। ठीक है, तीसरा क्या है सर? तो तीसरा है जल में घुलकर
हाइड्रोजन आयन देता है। कौन? अम्ल। अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, जबकि भस्म जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। क्या देता है? हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ठीक है। अगला है कि यदि नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यह क्या करता है जी? नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। लाल कौन करता है? तो अम्ल करता है सर। लाल कौन करता है? अम्ल। और लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है? भस्म करता है। ठीक है। परबल अम्ल कौन सी है? H2SO4 आपको देगा निम्नलिखित में से परबल अम्ल को पहचाने, और उसमें एक ऑप्शन आपका H2SO4 का दिया हुआ रहेगा। तो ध्यान रखना है, परबल अम्ल जो है H2SO4, और परबल भस्म जो है NaOH हो जाएगा, या फिर नहीं रहे NaOH तब KOH हो जाएगा। ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया। देखिए, आपका एग्जाम में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछा जाता है, 5 नंबर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच के महत्व को लिखें। ध्यान दीजिएगा दोस्त, एक बार फिर से बता रहे हैं, आपके एग्जामिनेशन में 5 नंबर का पूछा जाता है क्वेश्चन, हमारे दैनिक जीवन में पीएच के महत्व को लिखें। हमारे दैनिक जीवन में पीएच के महत्व को लिखें। तो पहला महत्व यही है कि पाचन तंत्र में पीएच का महत्व होता है। दूसरा सर, पीएच परिवर्तन के कारण दांत पर प्रभाव पड़ता है। तीसरा सर, तो थकान के समय शरीर में मांसपेशियों में जो अम्ल उत्पत्ति होती है वो भी पीएच के कारण होता है। और अगला, अम्ल के प्रयोग से बर्तनों के धब्बों को दूर किया जा सकता है। पांचवा, मिट्टी का पीएच। छठा, पीएच और जलीय विलयन। और सातवां, प्रकृति द्वारा उदासीनीकरण की व्यवस्था। ये जो है सब 7 पॉइंट हमारे दैनिक जीवन में पीएच के महत्व को बताते हैं। उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक समझे होइएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अपने लक्ष्य की ओर। देखिए, यहाँ से जो अब पॉइंट लिखे हैं, जो पॉइंटर दिखाई दे रहा है, ये पॉइंटर से आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। ठीक है। देखिए, अब कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन, कहेगा निम्नलिखित में से साधारण नमक का फॉर्मूला बता दीजिए कौन है। तो आपको याद रखना है NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये किसका फार्मूला है दोस्त? तो ये फार्मूला सर साधारण नमक का है। किसका है? साधारण नमक का है। साधारण नमक का फार्मूला NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है। उसी तरह से कास्टिंग सोडा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, खाने वाला सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, धोने वाला सोडा या सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 × 10H2O, विरंजक चूर्ण CaOClCl या इसी को कहते हैं CaOCl2। उसी तरह से आपका पूछा जाएगा बुझा चूना का फार्मूला क्या है सर? तो बुझा चूना का जो फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस 2, CaOH का होल ट्वाइस 2। अगला पूछा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। याद रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट 1/2H2O होता है। ठीक है। ये रहा फार्मूला CaSO4 का होल ट्वाइस 2 × H2O, या फिर जब होल ट्वाइस हटता है यहाँ से तो 1/2 आ जाता है, यानी कि CaSO4 × 1/2H2O हो जाता है। ठीक है। जिप्सम का सर CaSO4 × 2H2O होता है। क्या होता है? CaSO4 × 2H2O होता है। चलिए अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे बढ़ते हुए हम लोग अग्रसर हैं। जो भी बच्चा अभी तक सेशन में नहीं जुड़ पाया है उनको शेयर करें उनके पास, और सेशन में जुड़े जल्द से जल्द। ये सेशन आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है, इसीलिए एक एक पॉइंट को, एक एक बात को ध्यानपूर्वक ध्यान से ज़रूर सुने। चलिए अगला क्वेश्चन अपना है, धातु और अधातु में क्या अंतर है? धातु और अधातु में क्या अंतर है? कितना सिंपल। तो धातु एक तरफ लिखेंगे सर, एक तरफ अधातु लिखेंगे, है ना। और इसको डिफाइन करेंगे, क्या बताएंगे कि धातु में एक विशेष चमक पाई जाती है, जबकि अधातु में ऐसा कोई चमक नहीं पाई जाती है। अपवाद में आयोडीन और ग्रेफाइट है ना। धातुएं प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होती है, जबकि अधातु जो होती है ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होती है। इसमें अपवाद होता है हाइड्रोजन और ग्रेफाइट, है ना। उसी तरह से तीसरा जो डिफरेंस है कि धातुएं प्रायः विद्युत धनात्मक होती है, जबकि
अधातुएं प्रायः विद्युत ऋणात्मक होती है, लेकिन अपवाद क्या है सर? हाइड्रोजन इसका अपवाद है। कुछ और बेसिक डिफरेंस जो है धातु और अधातु में, मेटल एंड नॉन मेटल में, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जो धातु होती है साधारण ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन अधातु साधारण ताप पर ठोस या गैस अवस्था में पाई जाती है। दोनों का उदाहरण है धातु मरकरी धातु होते हुए भी द्रव अवस्था में पाया जाता है, जबकि ब्रोमीन अधातु होते हुए भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन अधातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो ध्यान देना है, ब्रोमीन जो है अधातु है, लेकिन फिर भी किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। और धातु मरकरी ये ठोस में होना चाहिए, लेकिन अपवाद है, और किस में पाया जाता है? ये भी किस में पाया जाता है? द्रव अवस्था में सर। ठीक है, चलिए अगला है धातुएं आघात वर्धनीयता एवं तन्य होती है, जबकि अधातुएं आघात वर्धनीयता तथा तन्य नहीं होती है। इसका अपवाद है प्लास्टिक गंधक। ठीक है, घनत्व उच्च होते हैं, धातु का घनत्व उच्च होते हैं, जबकि अधातु का घनत्व निम्न होते हैं। हथौड़ा से पीटने पर धातुएं एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकालती है, जबकि अधातुएं चूर चूर हो जाती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक सेशन समझ में आया होगा। अगर सेशन समझ में आ रहा है तो लाइक बटन को ज़रूर दबाएं, इससे पता चलता है, हमें मोटिवेशन मिलता है, और आपके लिए इससे भी बेहतर से बेहतर आपके लिए कंटेंट तैयार किया जाएगा, लाया जाएगा। चलिए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हुए आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्या कहता है क्वेश्चन? रासायनिक बंधन किसे कहते हैं? रासायनिक बंधन किसे कहते हैं? तो वह रासायनिक बल जो किसी अणुओं के परमाणु को एक साथ बांध कर रखता है, रासायनिक बंधन कहलाता है। समझ में आया? उसी तरह से कहता है गैंग को परिभाषित कीजिए। तो जब हम पृथ्वी से कोई भी पदार्थ को, अयस्क को निकालते हैं, तो वो शुद्ध रूप में नहीं निकल पाता है, उसके साथ कुछ बालू होते हैं, कुछ कंकड़ होते हैं, मिश्रित रहते हैं, है ना, और उसी को तो सर गैंग कहते हैं। समझ में आया? एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग, है ना। देखिए, इस पृथ्वी की परत से प्राप्त अयस्क में कई प्रकार के अवांछनीय पदार्थ जैसे बालू, कंकड़ इत्यादि मिश्रित रहते हैं, और इसी को हम लोग गैंग कहते हैं, है ना। देखिए, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि निस्तापन और भर्जन में अंतर बताइए। ठीक है, निस्तापन और भर्जन में अंतर बताइए। तो देखिए, निस्तापन क्या होता है? कैल्सिनेशन, यानी कि अयस्क को उच्च ताप पर वायु की अनुपस्थिति में या फिर अपर्याप्त आपूर्ति में उसके द्रवणांक से कम ताप पर गर्म कर धातु को उनके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है सर? निस्तापन कहलाती है। उसी प्रकार से अगर भंजन कहे तो सल्फाइड अयस्कों को वायु की पर्याप्त आपूर्ति में तीव्रता से गर्म करने पर जो हमें प्राप्त होता है, और इस प्रक्रिया को हम लोग भर्जन कहते हैं। यानी कि सर हमको कुल मिलाकर एक बात समझ में आई, वो क्या आई कि निस्तापन में हम लोग वायु की अनुपस्थिति में या फिर कम मात्रा में, वायु की अपर्याप्त मात्रा में गर्म करते हैं तो निस्तापन हो जाता है। लेकिन अगर पर्याप्त मात्रा में, वायु की पर्याप्त मात्रा में गर्म करते हैं तो सर भंजन हो जाता है। यहाँ तक समझ में आया? बहादुर जल्दी से जल्दी कमेंट में बताओ। अगर समझ में आ रहा है तो यस लिख कर भेजिए। कंटेंट में मज़ा आ रहा है, बिल्कुल कंटेंट में मज़ा आ रहा है तो लाइक बटन दबाएं और कमेंट में यस लिख कर ज़रूर भेजें। चलिए, जो अगला अपना सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्या पूछा जाता है, इसको ध्यान से सुनिएगा। पूछा जाता है कि सोडियम का अयस्क बता दीजिए कौन होता है। तो याद रखना है कि सोडियम का अयस्क बोरेक्स चिल्ली साल्टपीटर, ठीक है। उसी तरह से मैग्नीशियम का डोलोमाइट या मैग्नेसाइट होता है, कैल्शियम का जिप्सम होता है, एल्युमिनियम का बॉक्साइट होता है, कॉपर का कॉपर पायराइट या मैलेकाइट होता है, जिंक का
जिंक ब्लेड होता है और आयरन का हेमेटाइट होता है। ठीक है, याद हो गया ना सर? एक बार और बता दीजिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और बता देते हैं। देखिए ये प्राप्ति स्थल है ना, ये ना भी याद हो आपको तो काम चलेगा। ये प्राप्ति स्थल ना याद हो तब भी काम चलेगा, लेकिन इसको तो आपको मरते दम तक नहीं भूलना होगा। ये आपको हर एग्ज़ाम में काम आने वाला है, इतना कंटेंट आपको हर एग्ज़ाम में काम आने वाला है ना। इसीलिए कभी भी इसको बेगर याद किए दम नहीं लेना है, अभी के अभी याद कर लो बहादुर, है ना, अभी के अभी याद करना है। एक बार मेरे साथ बोलो, सोडियम का अयस्क बोरेक्स या चिल्ली साल्टपीटर, मैग्नीशियम का अयस्क डोलोमाइट या मैग्नेसाइट, कैल्शियम का जिप्सम, एल्युमिनियम का बॉक्साइट, कॉपर का कॉपर पाइराइट या मैलेकाइट, जिंक का जिंक ब्लेड, आयरन का हेमेटाइट। याद हो गया ना? याद हुआ? बिल्कुल सर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अब आने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, वो है, पूछा जाता है फेन उत्प्लावन विधि। क्या पूछा जाता है सर? फेन उत्प्लावन विधि को समझाएं या लिखें। किसको? फेन उत्प्लावन विधि। तो देखिए इसमें क्या होता है, अयस्क के भारी चूर्ण को जल से भरी एक बाल्टी में डालते हैं तथा तेल जो जैतून का होता है डालकर वायु प्रवाह द्वारा जल को खूब अवलोड़ित किया जाता है। अवलोड़ित मतलब उसको अच्छे तरह से मिलाया जाता है। ठीक है, अच्छे तरह से मिलाया जाता है। ठीक है, बिल्य अपद्रव जल में घुल जाते हैं और जल के हल्के कण फेन के साथ जल की सतह के ऊपर आ जाते हैं और जिसे अलग कर लिया जाता है और फिर सांद्रित अयस्क को छानकर सुखा लिया जाता है और यही जो है फेन उत्प्लावन विधि है। यानी कि सल्फाइड अयस्कों का एक तरह से बोलें तो क्या बोलते हैं, अयस्कों का एक तरह से बोलें तो सांद्रण करने की विधि को ही हम लोग फेन उत्प्लावन विधि कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछता है कि जंग लगने के लिए आवश्यक शर्त निम्नलिखित में से क्या है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, आपको 1 नंबर में दे देगा ऑक्सीजन, 2 नंबर में दे देगा जल, 3 नंबर में देगा दोनों, या डी नंबर में दे देगा कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, जंग सिर्फ ऑक्सीजन रहे तब भी जंग नहीं लगेगा और सिर्फ जलवाष्प रहे तब भी जंग नहीं लगेगा। दोनों का मिश्रण होना चाहिए, दोनों का मिश्रण होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, दोनों का मिश्रण होना चाहिए। यानी कि अगर कहीं पे भी जंग लग रहा है तो वहाँ ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है और जलवाष्प भी प्रेजेंट है, तभी जंग लग रहा है। ठीक है, समझ पा रहे होइएगा आप, उम्मीद कर रहे हैं। देखिए अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर के लिए पूछा जाता है कि संक्षारण रोकने के उपाय को लिखें। संक्षारण रोकने के उपाय को लिखें। संक्षारण भाई हम कैसे रोक सकते हैं, इसके बारे में कुछ हमको लिखना है। तो देखिए संक्षारण का रोकने का सबसे पहला उपाय जो है धातु की सतह पर लेप चढ़ा देना। यानी कि हम किसी चीज़ का लेप चढ़ा देंगे तब संक्षारण रुक जाएगा, या फिर धातु द्वारा स्वयं रक्षा कवच बना लेना। जैसे एल्युमिनियम होता है वो रक्षा कवच शुद्ध अपने आप से बना लेता है, उसी को हम लोग एनोडीकरण भी कहते हैं। ठीक है, या फिर किसी परत को, लोहा को हम लोग रंगाई कर देते हैं, या फिर जस्तीकरण यानी जिंक की परत चढ़ा देते हैं, जस्तीकरण कहलाता है ना, या फिर विद्युत लेपन कर देते हैं, या फिर धातुओं को मिश्र धातु में परिवर्तित कर देते हैं। इन 5-6 तरीकों से हम लोग क्या कर सकते हैं, संक्षारण को यानी कि जंग लगने से लोहा को बचा सकते हैं। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा यहाँ तक। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक बटन को ज़रूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में यस लिख कर भेजें। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट आपका एग्ज़ाम की दृष्टि से, वो ये होने वाला है कि बताइए, देखिए जैसे आप अगर क्वेश्चन पढ़िएगा तो यहाँ आपको जैसे मिलेगा कि पीतल जो होता है किसका बना होता है, मिश्र धातु। पीतल जो है, पहले तो पूछेगा मिश्र पीतल क्या है, धातु है, अधातु है कि मिश्र धातु है कि क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, पीतल जो है मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु है। और ये किस चीज़ का बना होता है, तो कॉपर और जिंक का बना होता है। किस चीज़ का बना होता है? कॉपर और जिंक का। पीतल किसका बना होता है सर? कॉपर जिंक। ब्रॉन्ज किसका बना होता है? कॉपर और एसेन। कॉपर और एसेन यानी कि टीन का। ठीक है, और सोल्डर सर तो एसेन और पीबी, टीन और शीशा का। टीन और शीशा का। ये
ड्यूरालिमीन, ड्यूरालिमीन सर, ड्यूरालिमीन, Al का एल्युमिनियम, Cu का कॉपर, Mn का मैग्नीज, Mg का मैग्नीशियम, Si का सिलिकॉन। ठीक है, यानी कि इन सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है। ये हो गया पहला चीज़ आपका। देखिए, और दूसरा चीज़ इसमें क्या याद रखना है, तो दूसरा चीज़ ये याद रखना है कि पीतल का उपयोग किस लिए करते हैं। तो पीतल का उपयोग बर्तन बनाने में, नलिया बनाने में एवं कारतूस बनाने में, बर्तन, नलिया एवं कारतूस बनाने में पीतल का उपयोग हम लोग करते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया। देखिए, ब्रॉन्ज का उपयोग कहाँ करते हैं, मूर्ति बनाने में, सिक्के बनाने में, जहाज बनाने में, मशीन आदि के निर्माण में ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करते हैं। शोल्डर का इस्तेमाल धातुओं एवं विद्युत तारों को जोड़ने में, और ड्यूरालिमीन का उपयोग वायुयान के ढांचे, रसोई घर के सामान, स्वचालित वाहनों के पार्ट्स निर्माण में हम लोग ड्यूरालिमीन का उपयोग करते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझे होइएगा। आपका एग्ज़ाम की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है, इतना चीज़ याद रखिएगा कि पीतल जो है किसका मिश्र धातु है, ब्रॉन्ज जो है किसका मिश्र धातु है, शोल्डर जो है किसका मिश्र धातु है। ठीक है, इतना याद रखिएगा, आपका काम चल जाएगा। आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो बता दे रहे हैं क्या पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एल्कोहल, निम्नलिखित में से एल्कोहल वर्ग का जो सूत्र आता है वो कौन होता है, उसको पहचानिए। तो याद रखिएगा कि OH जो है अल्कोहल वर्ग में आता है, O जो है ईथर आता है, CO आता है कीटोन या एल्डिहाइड, CHO एल्डिहाइड, CO और डबल R कीटोन आता है ना, CORR कीटोन आता है, COOH क्या आता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल आता है, COOH क्या आता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल आता है, और COOR एस्टर आता है, और NH2 सर एमीन आता है। क्या आता है, एमीन आता है। ठीक है, 1 से 2 बार वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको यकीन मानिए एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है पूछा जाता है आपसे कि शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है ना। तो ध्यान दीजिएगा, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है सर, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। बर्जिलियस ने कब जीवन शक्ति का सिद्धांत नियम को दिया, 1815 में दिया। या फिर पूछेगा कि बर्जिलियस ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो बर्जिलियस ने 1815 में जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया। ठीक है, कार्बन के कितने अपरूप, 2 अपरूप, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा जो होता है सबसे कठोर होता है और ग्रेफाइट मुलायम तथा चिकना होता है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक समझे होइएगा। देखिए, फ्लोरीन जो होता है जिसका संरचना सूत्र C60 होता है, फ्लोरीन की संरचना जो होती है फुटबॉल की तरह होती है। एल्केन का समान सूत्र सर CnH2n+1, CnH2n+1, एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2, CnH2n-2। बेंजीन जो होता है इसका सूत्र क्या होता है सर, C6H6 होता है, और कुछ इस तरह से इसका संरचना सूत्र होता है, कुछ इस तरह से संरचना सूत्र होता है। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से दे देगा और पूछेगा बताइए ये किसका संरचना सूत्र है, तो याद रखिएगा बेंजीन का है। किसका है सर, बेंजीन का है। ठीक है, अब देखिए जो अगला अपना आता है वो आता है समवायवी किसे कहते हैं। ठीक है, समवायवी किसे कहते हैं, तो वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन भौतिक व रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं उसको ही तो हम लोग समवायवी कहते हैं। कितना सरल है। जैसे अगर एग्जाम्पल में देगा C2H6O के कितने समवायवी, तो सर 2 समवायवी, एक ये CH3 CH2OH और एक CH3O CH3, ये यानी कि कितने समवायवी, 2 समवायवी। तो परिभाषा याद रखिएगा, किस तरह से परिभाषा है कि अणुसूत्र समान होना चाहिए लेकिन भौतिक व रासायनिक गुण अलग हो। क्या कहलाता है दोस्त, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या कहलाता है, समवायवी कहलाता है। क्या कहलाता है, समवायवी कहलाता है। चलिए देखिए, समवायवी में आपसे पूछता है सिस और ट्रांस। क्या पूछता है, सिस और ट्रांस। तो देखिए, वैसे समवायवी जिनमें 2 समान समूह द्विबंध के एक ही ओर स्थित हो सिस कहते हैं। याद रखिएगा, 2 समान समूह द्विबंध के एक ही ओर स्थित हो तो सिस कहते हैं, एक ही ओर स्थित हो तो सिस कहते हैं,
और जब दोनों ओर स्थित हो, जब दोनों ओर स्थित हो तब क्या कहते हैं, ट्रांस कहते हैं। यानी कि जिनमें दो समान समूह द्विबंध के विपरीत दिशा में हो तो ट्रांस कहते हैं। जीवाश्म ईंधन के एग्जाम्पल बताइए। तो कोयला सर और ग्रेफाइट, कोयला और पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या हो जाएगा आपका, कोयला और पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। साबुनीकरण किसे कहते हैं, साबुनीकरण किसे कहते हैं। तो वनस्पति तेल एवं वसा का क्षार द्वारा जल अपघटन की क्रिया के फलस्वरूप साबुन एवं ग्लिसरॉल का बनना ही क्या कहलाता है दोस्त, साबुनीकरण कहलाता है। याद हुआ नहीं, एक बार और सुनिए, ध्यान दीजिएगा, एक बार और सुनिए। वनस्पति तेल एवं वसा का क्षार द्वारा जल अपघटन की क्रिया के फलस्वरूप साबुन तथा ग्लिसरॉल का बनना साबुनीकरण कहलाता है। अब समझ में आया, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपसे पूछता है अपमार्जक किसे कहते हैं। आपसे इस तरह भी पूछ सकता है, साबुन और अपमार्जक में अंतर, या फिर साबुन को परिभाषित करिए और अपमार्जक को परिभाषित करिए। तो अगर साबुन और अपमार्जक में अंतर लिखे तो दोनों को परिभाषा अलग अलग लिख दीजिएगा, हो जाएगा आपका, है ना। अपमार्जक किसे कहते हैं, अपमार्जक उच्च अल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, सोडियम लवण होते हैं। देखिए फिर से सुनिएगा ध्यान से, अपमार्जक उच्च एल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट व्युत्पन्न के सोडियम लवण होते हैं। ठीक है, देखिए अगला जो पॉइंट है आपका, पूछता है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो है किस पे आधारित है, परमाणु द्रव्यमान पे, परमाणु संख्या पे, या दोनों पे, या कह नहीं सकते, आपका ऑप्शन रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि मेंडलीफ का आवर्त सारणी जो होता है वो उसका भौतिक व रासायनिक गुण परमाणु के द्रव्यमान संख्या के आवर्त फलन होता है। किसके, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान के। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान याद रखिएगा। मेंडलीफ का नाम सुनते ही आपको क्या याद आना चाहिए, परमाणु द्रव्यमान याद आना चाहिए। जबकि मोसले के अनुसार, किसके अनुसार, मोसले के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। किसके, परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। समझ रहे हैं ना। अगर मेंडलीफ की बात करें तो क्या बताए थे, परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, लेकिन मोसले जी ने क्या बताया, परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। और यही तो दोस्त आधुनिक आवर्त सारणी है, याद हो गया ना। आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण होते हैं किसके आवर्त फलन होते हैं, तो परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। याद हुआ। अब देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है और वर्गों की संख्या 18 होती है। ठीक है, वर्गों की संख्या 18 होती है। चलिए अब जो है वर्ग 1 के तत्व क्षार धातु कहलाते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाते हैं। ऑप्शन में रहेगा क्षार धातु, क्षारीय मृदा धातु, संक्रमण तत्व या हैलोजन। तो याद रहेगा तभी ना टिक कीजिएगा। और यहाँ से बहादुर पढ़ लिए आप, बिल्कुल भूलना नहीं है, बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, वर्ग 1 के तत्व क्या कहना है, क्या कहलाता है, क्षार धातु सर। वर्ग 2 के तत्व क्षारीय मृदा धातु। वर्ग 3 से 12 तक के तत्व, 3 से 12 तक के तत्व संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं सर। वर्ग 17 के तत्व हैलोजन कहलाते हैं। वर्ग 17 के तत्व हैलोजन कहलाते हैं। वर्ग 18 के तत्व उत्कृष्ट गैस, वर्ग 18 के तत्व उत्कृष्ट गैस। और लेंथेसाइनाइड और एक्टिनाइड को वर्ग 3 के सदस्य में रखा गया है। कहाँ रखा गया है, वर्ग 3 में। लेथेनाइड्स और एक्टिनाइड को वर्ग 3 के सदस्य में रखा गया है। किसमें, वर्ग 3 के सदस्य में रखा गया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि सबका भला हो सके, है ना। हम करेंगे शिक्षित तो राष्ट्र होगा विकसित, याद रखिए, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं। आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं, तो देखिए किसी विलगित गैसीय परमाणु में सबसे कमजोर बल से बंधे इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए
आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। समझ में आया? यानी कि किसी भी गैसीय परमाणु पे सबसे कमज़ोर बल द्वारा जो बंधा इलेक्ट्रॉन है उसको निष्कासित करने के लिए यानी बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को तो हम लोग आयनन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना? समझ में आया? उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा। तो चलिए, आपके सेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट, आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला, एग्ज़ाम में बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन जो पूछा जाता है बार बार, उसको हम लोग देखने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा। पूछता है कि जो संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? तो याद रखिएगा, अपरिवर्तित रहते हैं। लेकिन अगर आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो ये बढ़ते हैं। इसको एकदम रट जाइए। समझने के लिए आपके पास अभी समय नहीं है, यहीं के यहीं अभी के अभी बिल्कुल रट जाना है। यहाँ से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा आपके एग्ज़ाम में। आप एग्ज़ाम में जब जाइएगा, अगर नहीं दिखे तो फिर आके बताइएगा कि सर आप गलत बोले थे। यकीन मानिए, यहाँ से कम 1 नंबर का क्वेश्चन तो आपको पक्का देखने को मिलेगा, है ना? इसीलिए अभी के अभी याद कर लेना है। ठीक है? संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो अपरिवर्तित होता है, बाएं से दाएं जाते हैं तो बढ़ता है। उसी तरह से हाइड्रोजन के सापेक्ष संयोजकता अपरिवर्तित रहती है, 1 से 4 तक बढ़ता है लेकिन फिर घटने लगता है। ठीक है? ध्यान दीजिएगा कहाँ हमारा मार्कर कहाँ चल रहा है, उसी पर ध्यान देना है। धातुई गुण बढ़ता है सर, लेकिन अगर आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो घटता है। धातुई गुण और अगर अधातुई गुण कहे तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटता है, लेकिन दाएं से बाएं जाने पर बढ़ता है। विद्युत ऋणात्मकता इसमें बढ़ता है, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, लेकिन दाएं से बाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर घटती है। विद्युत ऋणात्मकता घटती है और इसमें बढ़ती है। परमाणु का आकार बढ़ता है और इसमें भी घटता है। इसमें अगर आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो घटता है और ऊपर से नीचे आते हैं तो बढ़ता है। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा। अगर समझ में ये ना भी आए, चूँकि हम समझाए हैं नहीं, सिर्फ सिंपल बता दिए हैं, तो आपको याद कर लेना है। अगर एग्ज़ाम में आपको अच्छा स्कोर करना है तो यकीन मानिए इसको याद करना ही होगा, आपको हर संभव प्रयास करना होगा याद करने के लिए। तो आपने जितने भी इस सेशन में क्वेश्चन देखे होइएगा, एक लेवल का क्वेश्चन है, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको एग्ज़ाम के दृष्टि से एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन सब सेट किया गया है। देखिए, एक एक प्रश्न चुन कर लिखा गया है जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सके। इसीलिए बच्चों, अगर ये सेशन समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, तो बिल्कुल लाइक बटन दबाएं तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आपका कोई साथी हो उसके पास भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो चलिए बच्चों, हम लोग अपनी कक्षा को विराम देते हैं। जैसा कि आपके सामने थैंक यू का स्लाइड आ ही गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहें, हंसते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।